वन वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एचपीएससी का जो अभी पीजीटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं 2023 के, उनको ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की जो है साइट पर आ चुकी है। हम कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था हम उसकी आंसर की को ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन पेपर भी इसके साथ ही जो है आगे के लिए भी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, और साथ में जिसने अभी तक मैच नहीं किए हैं वो इसके साथ अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ फॉलोड। मतलब इसमें पूछा गया है कि सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। तो इसमें किया गया है वन मैन वन वोट, या एक आदमी एक वोट की जो पॉलिसी है या प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस आर, या फिर ये कह सकते हैं बैंकिंग बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर मैक्सिमम अलाउड होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 10। बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 10 की जो है लिमिट दी गई है। नेक्स्ट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ सक्सेसफुल इफ़, या फिर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है कब सक्सेसफुल रहता है। तो जब हमारे प्राइस इलास्टिसिटी है वो अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग होती है, तब हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर मूल्य के अंदर या प्राइस के अंदर जो भेदभाव है वो हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन गिवन है सी, या फिर विभिन्न बाज़ारों में जो मांग की कीमत लोच होती है वो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ रिसेशन प्रिविल्स व्हेन, या फिर मंदी की स्थिति या रिसेशन की स्थिति कब होती है। तो ये तब होती है जब हमारी जो डिमांड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, या फिर मार्केट के अंदर से डिमांड बहुत कम, या फिर बोल सकते हैं कि लोगों के पास मनी नहीं है तो वो क्या कर देते हैं, डिमांड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रिसेशन जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, द इंडस्ट्रियल विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन, या फिर ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को सहायक सेवाएं या फिर प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं या सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो वो होते हैं हमारे सर्विस सेक्टर, या फिर तृतीयक उद्योग या टेरेस्ट्री इंडस्ट्रीज भी इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग कौन से कन्वेंशन के अंदर प्रोहिबिटेड है या फिर इसको प्रतिबंधित किया गया है। विंडो ड्रेसिंग क्या है, जब हम किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं और उसका डिस्क्लोज़र जो है वो हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके करते हैं, उसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये हमारे रिलेटेड है डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट है, डैश इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेयर इन वन रूफ गुड्स आर सोल्ड बाय मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं या अलग अलग विभाग बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये हमारी कहे जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर विभागीय भंडार। आंसर है बी। उसके बाद है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़, या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व है हमारा ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक व्यापक। तो इसका आंसर भी है बी। नेक्स्ट है, व्हेन टू और मोर फर्म्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस एंटिटी। जब दो से ज़्यादा बिजनेस एंटिटीज़ एक साथ लीगली जो अलग अलग बनी हुई हैं वो एक साथ आती हैं, तब उनको क्या कहा जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेंचर या फिर संयुक्त साहस। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। फॉर मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इट इज़ नेसेसरी टू बी ए मेंबर ऑफ। वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए कहाँ का सदस्य होना आवश्यक है। तो दिस इज़ IMF। तो IMF और वर्ल्ड बैंक क्योंकि साथ में ही बने थे, तो इसलिए ये है कि जो मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक है इसके लिए ज़रूरी क्या है, IMF का मेंबर होना भी। नेक्स्ट है, आउटसोर्सिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेटिंग ऑन मार्केटिंग ऑपरेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस इज नोन एज। या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संपूर्ण उत्पादन के एक हिस्से को आउटसोर्स करना। मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट प्रोडक्शन में से एक पार्ट हम जो है बाहर से मंगवाते हैं, और हमारा काम क्या रह जाता है, सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पर या फिर विपणन कार्यों पर ही रह जाता है, तब उस पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसमें हमने क्या कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, अनुबंध निर्माण।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कैपिटल इज़ लो कॉस्ट कैपिटल, कि इनमें से कौन सी कैपिटल जो है वो कम लागत वाली पूंजी होती है। तो इसका आंसर है हमारा डिवेंचर कैपिटल या फिर डिवेंचर पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक या फिर शॉर्ट टर्म जो इफ़ेक्टिव मेज़र है वो कौन सा रहता है। तो ये हमारा रहता है प्राइस कंट्रोल या फिर मूल्य नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए गिवन है आपके लिए। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग ऑफ, गतिविधियाँ जो निर्धारण, समूहीकरण, प्राधिकरण, प्रत्यायोजन, प्रबंधन का विस्तार, ये सब जो है कौन से टाइप के फंक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर संगठन के अंदर। नेक्स्ट है द मैनेजर हु मोटिवेट पीपल एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि वो बाहर से भी और इंटरनली भी दोनों तरीके से ही क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लेकिन साथ के साथ में थ्रेटनिंग पुनिशमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन इज़ यूजिंग, जहाँ पर वो अगर नॉन कोऑपरेट या फिर असहयोग करते हैं तो वहाँ पर सज़ा की धमकी भी देता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव लीडरशिप। ऑप्शन गिवन है आपके लिए बी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर, मिताक्षरा सिस्टम या फिर वंशगति की मिताक्षरा प्रणाली कहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती है। इज़ फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन, मतलब इंडिया में बाकी जगह होती है, 2 जगह को छोड़ करके। तो दैट इज़ 16 का हाँ हमारा बंगाल एंड असम। तो बंगाल एंड असम को छोड़ करके बाकी जगह मिताक्षरा प्रणाली हमारी चलती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग डोरमेंट पार्टनर है, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप डीड, डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट। तो ये हमारे दिए गए थे कि कौन सा पार्टनर, इनको मैच करना था। इसका आंसर हमारा गिवन है ए। तो इसको आप जो है मैच करके अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से का किसके साथ मैच हो रहा है। इसका आंसर ऑफिशियल में ए गिवन है, जैसे कि इसमें ए है डोरमेंट पार्टनर, इसके आंसर गिवन है डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मतलब वो अपने मैनेजमेंट के किसी काम के अंदर हिस्सेदारी नहीं करता, उसको हम बोलते हैं निष्क्रिय या फिर डोरमेंट पार्टनर। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर जैसे हमने हमारे ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है ये, जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक वेंचर बनाते हैं किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स जो है मिलकर के एक काम करती हैं। उसके बाद पार्टनरशिप डीड है, ये क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप की कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होती हैं। और डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट कहलाता है जब हमारा कोई पार्टनर इन जैसे 2 ही पार्टनर हैं उनमें से एक अगर अनसाउंड माइंड का है या फिर वो मतलब अस्वस्थ दिमाग का है तो उसको हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कर दिया जाता है उस फर्म को। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन सी कंपनी कहा जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बना है, तो दैट इज़ वैधानिक या फिर स्टैच्यूटरी कंपनी। 1 मैन 1 वोट नॉर्मली अडोप्टेड बाय, 1 मैन 1 वोट को कौन अडोप्ट करता है। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ है एक तरीके से, वहाँ पर अपोजिटली पूछा गया था। तो ये होती हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुडिकेशन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन इज, या फिर जिला आयोग के पास शिकायतें जो आती हैं वो कितने वैल्यू तक की वस्तु या सेवाओं के मूल्य के रिलेटेड जो है वो आती हैं। तो ये रहती हैं हमारे पास 1 करोड़ से कम तक की, लेस देन 1 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। Prior to Jan 15, 1964 द ECGC फंक्शंस एज, जो ECGC फंक्शन वो काम कर रहा था वो किस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था, या फिर वो ECGC किस रूप में कार्य करता था। तो ये हमारा कर रहा था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के रूप में। नेक्स्ट है वोल्टर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटलाइजेशन। तो वोल्टर मॉडल के अंदर हमारा रेट ऑफ रिटर्न किसके साथ काम करता है, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन या फिर पूंजीकरण। ऑप्शन नंबर ए। वर्किंग कैपिटल इज इन अ कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द, वर्किंग कैपिटल किस काम के लिए यूज़ की जाती है, वो हमारी रहती है रॉ मटेरियल के लिए, या फिर कार्यशील पूंजी हमारे करंट असेट्स के लिए से ही रिलेटेड है तो उसको हम
रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है सक्सेसफुली हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉयज़ हु वांट टू सर्व द कस्टमर्स वेल। उसको हम क्या कहते हैं? हायर करना, ट्रेन करना और मोटिवेट करना। तो वो हमारी कहलाती है सर्विस मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 25, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायर इज। बायर को या फिर क्रेता को समझने का सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहता है? तो दैट इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऑप्शन हमारा सी गिवन है इसके अंदर, प्रेरणा प्रतिक्रिया। which is the accounting concept that requires the practice of crediting closing stock to the trading account। जब हम closing stock को trading account में क्रेडिट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? तो ये हमारी कहलाती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन आपके पास गिवन है इसका डी, मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर हमारे पास मिलान की जो ऑप्शन नंबर डी गिवन है, मिलान धारणा। उसके बाद है पोस्टिंग इज़ डन फ्रॉम। पोस्टिंग कहाँ से की जाती है? तो वो हमारी की जाती है सब्सिडरी टू लेजर, या फिर सहायक बही से खाता बही में। एसिलेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आर फेवर्ड बिकॉज, जो हमारा मूल्य ह्रास की त्वरित विधियां हैं वो क्यों हमारे यूज़ की जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर? तो इसका जो ऑप्शन गिवन है वो है हमारे पास कंसिडरेबल सेविंग इन टैक्सेस, टैक्सेस में काफ़ी बचत हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट है 19, ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन था। न्यू पार्टनर एग्रीज टू पे 5000 एज प्रीमियम बट ब्रिंग्स ओनली 4000 इन कैश। तो जो बाकी के 1000 बच जाते हैं वो हमारे कहाँ पर जो है अकाउंट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास गिवन है ए, करंट अकाउंट, ए के चालू खाते के अंदर उनको लिया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एन आइटम ऑफ 500 यूनिट एग्जिस्टिंग सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, उसका सेलिंग प्राइस अगर 10% से कम कर दिया जाता है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताना था। और इसका ऑप्शन हमारे पास ऑफिशियली की के अंदर गिवन है 400 इकाई या फिर 400 यूनिट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, या फिर हम कह सकते हैं नकदी प्रवाह का एक उदाहरण इनमें से निवेश गतिविधि के अंदर कौन सा आता है? तो ये हमारा आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, या फिर एक गैर वित्तीय कंपनी के द्वारा जो ब्याज की प्राप्ति होती है उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। मशीन वाज परचेज ऑन 1/4/2015 को खरीदी गई थी 10 लाख रुपए में, इसकी यूज़फुल लाइफ गिवन थी और उसके बाद इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हमारे पास गिवन थी। तो इसका हमें डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट रहने वाली थी वो हमें बतानी थी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास गिवन है ऑफिशियल की के आंसर अंदर 90,000 है हमारे डेप्रिसिएशन की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सजेस्ट वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स ऑन ग्रुप बेसिस रैदर देन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो इसका आंसर हमारे पास गिवन है जैगी एंड लव मॉडल, जिसके अंदर ये सजेस्ट किया गया था कि मानव संपत्ति के मूल्यांकन का मतलब व्यक्तिगत आधार की बजाय उसको ग्रुप के अंदर उसका जो है वैल्यूएशन की जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारे पास रहता है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। इन ए क्वेश्चन गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी, उनके बारे में हमें अपने सजेशंस आगे गिवन करने थे। तो फर्स्ट था बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट था एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज विच हैव, मतलब इसमें कहा गया एनवायरनमेंट क्या है? वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज जितने भी होते हैं वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड या फिर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास गिवन है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों कथन जो है वो सही हैं, या फिर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट में हमें बताना था कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनमें से कौन सा जो है वो सही है अबाउट अ वैधानिक निगम या फिर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर हमारे
हम जो ट्रू है उसी का आंसर गिवन है नंबर ए, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइज दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। या फिर वैधानिक निगम जो है वो संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हुआ हमारा ए। 36 का है नेक्स्ट, अ पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर टू एन आउटसाइडर। एक पार्टनर जो है वो अपने शेयर को आउटसाइडर को कब ट्रांसफ़र कर सकता है या कब हस्तांतरित कर सकता है। तो इसका आंसर है हमारे पास, वो कब पार्टनर जो है वो किसकी सहमति से, अदर पार्टनर की कंसेंट से या उनकी सहमति से अपने हिस्से को दूसरे किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर हमारे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बचत खाता जमा एंड चालू खाता जमा। नेक्स्ट था मैच करने के, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो सही तरीके से मैच नहीं था, बाकी सभी मैच थे। तो इसका हमारा है सी, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, जिसके अंदर ये था कि द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन विच एंटेल्स रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कहना चाहते थे कि जो पहले से एक प्रोडक्ट और सर्विसेज चली आ रही की लाइन जो चली आ रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद उसको कम कर देना। तो ये जो है हमारा मैच नहीं कर रहा था, बाकी हमारे सारे ऑप्शन जो थे वो प्रॉपरली मैच कर रहे थे। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सी, टर्न अराउंड रणनीति। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी वन कंट्री में बी मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ए particular goods than another country and that another country may be capable of producing some other goods more efficiently than the first one। तो इसका हमारा है कि एक जो कंट्री है वो कुछ चीज़ों को अच्छे से बना पाती है उसके किसी दूसरे के कंपैरिजन में, और जो दूसरे वाली है वो पहले वाली के कंपैरिजन में अच्छे से बना पाती है। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज या फिर निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द क्वेश्चन गिवन, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। एक है जीडीआर से रिलेटेड, जीडीआर इज़ अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जीडीआर क्या है, एक विदेशी कंपनियों में शेयरों के लिए एक से अधिक देशों में जारी किया गया एक बैंक का प्रमाण पत्र होता है। और स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है जीडीआर आर कॉल्ड ईडीआर व्हेन प्राइवेट मार्केट आर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूरोज, की जीडीआर को हम ईडीआर बोलते हैं जब कोई निजी बाजार के अंदर यूरो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो इसका भी हमारा आंसर आया है, दोनों कथन सही हैं कि दो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर, इन इंडिया क्रेडिट ब्यूरो इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कि जो हमारे पास क्रेडिट ब्यूरो है वो किस अधिनियम के द्वारा शासित होता है। तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए के तहत क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स इज इन्वॉल्व्ड व्हेन डिसीजंस एंड एक्शंस आर गवर्न्ड बाय सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, या फिर व्यावसायिक नैतिकता का कौन सा सिद्धांत जब निर्णय और कार्य निर्धारित नियमों और सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं। तो इनको कौन से वाली इस थ्योरी को कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डेनटोलॉजिकल थ्योरी या फिर नीति शास्त्रवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। 43, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन द फोकस ऑफ CSR शुड बी, तो जो CSR का फोकस है वो मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार कहाँ होना चाहिए। तो दैट इज आंसर ए, ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विद इन द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर मौजूदा नियमों के भीतर व्यवसाय के मुनाफे के बढ़ाने के लिए इसका जो है फोकस होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा गिवन है ए। 44, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स लेबल एज स्टेटमेंट 1 and 2, तो वही 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है इसके बारे में हमें अपना बताना है। तो 44 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे
फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज इंटेग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 40 का हमारे पास है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। या फिर इसको हिंदी में देखें, वैश्वीकरण का तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना है और वैश्विक औद्योगिकरण पर केंद्रित है। वैश्वीकरण किसके ऊपर केंद्रित है? औद्योगिकरण पर। तो इसका ऑप्शन है डी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज, वही ए एंड बी गिवन है, एक है असर्शन, सेकंड है उसका रीजन। तो इसको हमें आगे इसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड कॉन्टीन्यूसली। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है जिसको हमें कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करना होता है। और इसका रीज़न क्या है? गिवन है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्विकली चेंज टू कोप द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। की जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं वो चेंज करते रहने चाहिए ताकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर पाएँ या उसके साथ हम चल पाएँ। तो इसका आंसर दोनों ही क्योंकि सही है तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या फिर ए जो है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 46 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। जिसके अंदर ये कहा जाता है कि एक हेड हो और एक प्लान हो। ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये हमारा होता है सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर निर्देशन की एकता। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन। स्टाफिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग राइट पर्सन फॉर राइट पोजीशन। कि जो स्टाफिंग है वो किस लिए है? कि सही पद पर सही व्यक्ति को प्राप्त करने से रिलेटेड है। और सिलेक्शन इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो इसके हमें असर्शन रीजन को बताना था। तो 47 में हमारा आता है क्योंकि इसमें ए जो है वो सही है लेकिन जो आर है वो गलत है क्योंकि सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहता है सी, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है 48। इसको हमें मैच करना था और 48 का आंसर हमारे पास गिवन है सी, 48 का हमारे पास आंसर है सी। इसको अगर हम मैच करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप ए का बनता है हमारे पास 4। लेज़ी-फेयर, लेज़ी-फेयर का मतलब क्या होता है? जिसको लेट देम फ्री, तो जिसमें कम जो एम्प्लॉयज़ को कम सुपरविज़न की नीड है तो हम लेज़ी-फेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जैसे रहता है हमारे पास बी के साथ आता है 3। बी के साथ 3 में हमारे पास क्या है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में कहा जाता है एक्सट्रैक्ट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज़, जहाँ पर हम कंप्लीट उनके ऊपर क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल के साथ हमारा जाता है सेकंड पॉइंट, डज नॉट वर्क वेल इन ऑल सिचुएशनल। और ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर हम क्या करते हैं? रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग विज़न, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग विज़न की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा इंस्पिरेशनल हो जाता है। तो ये हमारे इस तरीके से मैच करने थे ऑप्शंस के साथ। तो इसका ऑप्शन गिवन है हमारे पास सी। तो ये आप अपने आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। MM थ्योरी इन परफेक्ट मार्केट सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट हैज। MM थ्योरी जो है वो पूर्ण बाजार के अंदर क्या शो करती है? तो वो हमारी होती है नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। MM थ्योरी क्या कहती है कि जो डिविडेंड की पेमेंट होती है उसकी वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ये हमारे पास गिवन था डिग्री ऑफ लीवरेज के फॉर्मूलाज गिवन थे। इनमें से हमें बताना था कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारे जो सही थे दैट आर ए एंड सी। ए एंड सी क्या थे? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 के हमारे पास आंसर गिवन था दैट इज डी, ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसके अंदर भी दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इसमें जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड इन्वॉल्व मिनिमम रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी। या फिर ये पूंजी संरचना में वित्तीय दिवालियेपन का न्यूनतम जोखिम शामिल होना चाहिए।
स्टेटमेंट नंबर 2 है द यूज़ ऑफ एक्सेसिव डेप्ट थ्रेटन्स द सोल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अत्यधिक ऋणों के उपयोग से कंपनी की ऋण शोधन क्षमता को खतरा है। तो इसमें क्या है, हमारा आंसर जो गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि जो स्टेटमेंट 1 है वो भी ठीक है एंड स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हुआ यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसमें है द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिवर्स बैंक ऑब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो LAF है, चल निधि समायोजन सुविधा के तहत जब RBI जो है हमारी प्रतिभूतियों के अगेंस्ट में वो क्या करता है, किसी ब्याज रेट मतलब किसी बैंक रेट के ऊपर या किसी ब्याज दर के ऊपर बैंकों की तरलता को अवशोषित करने के लिए लिया जाता है। तो उस रेट को हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग इन आवर बैंकिंग लैंग्वेज? तो उसका आंसर है डी, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या उसको हम हिंदी में भी रिवर्स रेपो रेट ही यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट है 53, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर्स टू सुपरसीड द सेबी इन केस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कब सेबी को अधिक्रमण या फिर सुपरसीड कर सकती है, किन सिचुएशंस के अंदर? तो वो कर सकती है ऑप्शन नंबर बी के में जो लिखा हुआ है द सेबी इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन, मतलब जब सेबी जो है वो अपने फंक्शंस को, अपने कार्य कर्तव्यों को निर्वहन करने में एबल नहीं रहती है या वो असमर्थ हो जाती है। और कौन से कार्य जो उसके सेक्शन 1992 के अंदर जो है वो गिवन है, उन कामों को करने की जब एबिलिटी उसके अंदर नहीं रहती है या ड्यूटीज़ वो टाइम पर पूरा नहीं कर पाती है, तो सेबी को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर सकती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर वही 4 पॉइंट्स गिवन है जो हमारे मोटिवेशनल थ्योरीज हैं उनके रिगार्डिंग है। तो इसका हमारा ऑप्शन आंसर गिवन है बी। जैसे इसमें मैच होगा ए के साथ 2, विलियम ऑची ने कौन सी दी थी, हमारी थ्योरी दी है जो सेकंड नंबर पे है जेड थ्योरी। उसके बाद है व्रूम थ्योरी, व्रूम ने कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज़ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। उसके बाद है हमारे डगलस मैकग्रेगर ने दी थी एक्स एंड वाई थ्योरी। और नेक्स्ट बच गए हैं हैजबर्ग की थी अपने पास हाइजिन थ्योरी। तो हमारा ऑप्शन बनता है यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर है अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन करेक्ट ऑर्डर। नीचे कुछ स्टेप्स गिवन है, उनको हमें करेक्ट ऑर्डर के अंदर फाइनल करना है। तो इसका आंसर है ए। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है सेकंड, एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। सबसे हमें मतलब प्लान को सबसे पहले एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग द ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कि कितनी रिक्वायरमेंट है उसको देखना। उसके बाद है सप्लाई फोरकास्टिंग एंड देन लास्ट में बचता है एस्टिमेट द नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। नेक्स्ट भी है मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैच करके ही आंसर करना है। तो इसका आंसर हमारे पास गिवन है डी। डी के अंदर है फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस करती है फिजिकल एंड इमोशनल कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है हमारा है मानव संसाधन योजना या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फोकस करती है गेट क्वालिफाइड पर्सन एट राइट टाइम। नेक्स्ट दिया है इन्होंने आर के साथ 1 रिक्रूटमेंट का है कि क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट का आंसर गिवन है इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये हमारा डेवलपमेंट का आंसर गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की हमारा आंसर बनता है टी। अगर इनमें आपको कोई ऑब्जेक्शंस थे तो वो हमें जो है टाइम भी दिया गया था, ऑब्जेक्शंस को विदिन 3 डेज हम उनको रेस भी कर सकते थे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा कर के। तो फाइनल आंसर की में हो सकता है 1-2 चेंजेस हों, वो आपको बाद में कमेंट बॉक्स में हम चेंज करके रख देंगे। लेकिन एक बार के लिए HPSC ने जो आंसर की दी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि इनमें से कौन सा जो है वो मॉडर्न मेथड नहीं है निष्पादन मूल्यांकन या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो दैट इज़
सी पेयर्ड कंपैरिजन या फिर जोड़ीदार तुलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन ए कंपनी ट्रीट्स ईच सिंगल कस्टमर एज सेपरेट सेगमेंट, की जब कंपनी जो है वो हर एक सिंगल कस्टमर को एक अलग सेगमेंट मानती है, एक अलग खंड के रूप में मानती है, तो इसे कौन सी मार्केटिंग कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो मार्केटिंग, या फिर जो सबसे नीचे की मार्केटिंग आ जाती है इसको हम माइक्रो मार्केटिंग के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को भी था मैचिंग के अकॉर्डिंग ही रखना था, और इसका आंसर गिवन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें था फर्स्ट, रियल नीड्स क्या होती हैं? रियल नीड्स, कस्टमर वांट्स ए कार एट लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल कॉस्ट, मतलब ग्राहक जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर चाहता है अपनी कार को, तो वो क्या आ जाती है? हमारी रियल नीड आ जाती है। नेक्स्ट है अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड के अंदर हम ऐसी नीड्स जो हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम कार डीलर, तो ये हमारी आ जाती है ऑप्शन नंबर 1 पे जो गिवन है, एक्सपेक्टिंग गुड सर्विसेज फ्रॉम कार डीलर। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी दैट इज अनस्टेटेड। नेक्स्ट है डिलाइट नीड्स। डिलाइट नीड्स कौन सी आ जाती हैं? कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस, जो उसको हैप्पी करती हैं, फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार। और नेक्स्ट है सीक्रेट नीड्स, जो वो ये एक्सपेक्टेशन करता है कि मेरी इस कार को देख करके जो उसके फ्रेंड्स सर्कल है वो हैप्पी होंगे, तो इसका हमारा ऑप्शन बनता है डी अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 60, which of the following is the model of individual behavior stating that individual is willing to sacrifice his interest for the sake of organizational interest, मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा व्यक्तिगत व्यवहार का मॉडल है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वो संगठनात्मक हित के लिए अपनी रुचि को भी बलिदान करने के लिए तैयार है, या उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो ये हमारा आता है सी ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल, संगठन मानव मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी बिहेवियर, कि एक हमारे पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं टाइप ए, उसमें से कौन से वाला टाइप ए के अंदर नहीं आता है? नहीं का क्वेश्चन था ये, तो दैट वन इज सी, दे आर प्रोन टू स्ट्रेस एट वर्क एंड देयरफॉर सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स, या फिर वो काम पर तनाव के शिकार होते हैं और इसलिए शारीरिक मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, दैट वन इज 61 का आंसर, सॉरी गाइज, दैट इज डी, दे आर वर्क पोटेंशियली एंड डू नॉट फील अर्जेंसी ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, यहाँ पर इसका 61 का एक बार आप क्लैरिटी में फिर से बोल देती हूँ, 61 का जो आंसर आएगा वो डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 62 को मैच करने का था हमारे पास, और मैच के अकॉर्डिंगली 62 का आंसर है ए के साथ इसमें गिवन है 3 फॉर्मिंग का मतलब है मेंबर्स जॉइन टू फॉर्म अ ग्रुप, मेंबर जॉइन करते हैं ग्रुप को फॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है स्टॉर्मिंग के अंदर क्या है? पर्पज़ ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप इज़ डेटरमाइन, मतलब जो ग्रुप आपने बनाया है उसका आप पर्पज़ भी डिसाइड कर लेते हैं। देन है नॉर्मिंग, नॉर्मिंग होता है स्टैंडर्ड आर सेट फॉर एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, की स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि जो आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा उसके अकॉर्डिंगली। लास्ट वन इज परफॉर्मिंग, और यहाँ पर वो क्या करते हैं? अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देते हैं, फाइनली वर्क उनका स्टार्ट हो जाता है, दैट इज परफॉर्मिंग। तो इसका आंसर हमारे पास गिवन है ए, क्वेश्चन नंबर 62 ए। नेक्स्ट है 63, स्टेटमेंट गिवन से इन स्टेटमेंट में हमें करेक्ट नॉट करेक्ट ही बताना था। स्टेटमेंट 1 है देयर इज़ नो स्टैंडर्ड मेथड फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, की एनवायरमेंटल अकाउंटिंग या पर्यावरण लेखांकन के लिए कोई भी मानक पद्धति या कोई स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज़ अप्लाइड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, या कपड़ा उद्योग जो हैं उनके ऊपर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग लागू होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका गिवन है सी, मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये हमारे पास अकाउंटिंग फंक्शन थे, इनको सीरीज़ में या फिर स्टेप वाइज जो है सेट करके फिर हमें आंसर करना था। तो इसका आंसर है डी। सबसे फर्स्ट पे आता है रिकॉर्डिंग करना, देन आता है क्लासिफिकेशन, देन उसकी समरी करना और लास्ट में उस समरी को इंटरप्रेट करना या फिर उसकी व्याख्या करना। तो ये हमारा 64 का हो गया है डी। 65 पे चलते हैं। 65 को मैच करने का ही था, तो मैच करने में हमारा इसका आंसर गिवन है ए। ए में इसमें क्या क्या था, हमें मैच करने का क्या था, कॉन्सेप्ट गिवन थी, उन कॉन्सेप्ट के साथ मैच करना था। तो द फर्स्ट वन इज बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी, मतलब व्यवसाय को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट कहलाती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बी है, अगर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मॉनेटरी फॉर्म वालों को ही या फिर जो जिसको हम वैल्यू के रूप में होती हैं उन्हीं को ही हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये हमारी होती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सी इज़ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट, कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए। और बिजनेस हैज़ एन इनडेफिनेट लाइफ, या फिर बिजनेस का जो जीवन काल है वो अनिश्चित है। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। तो ऑप्शन गिवन इज ए। क्वेश्चन नंबर 65 ए। नेक्स्ट है 66, इसमें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ हमें मैच करना था। 66 का गिवन है हमारे पास आंसर बी। इसमें है फर्स्ट इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। नेक्स्ट है बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट आती है AS 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर। और लास्ट वन इज़ अर्निंग पर शेयर, दैट इज़ इन 20। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन था इसका बी अकॉर्डिंग टू आंसर की। 67, फाइंड आउट द सेल ऑफ अजय लिमिटेड, ये हमारे पास गिवन थी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ सेल है। तो इसका आंसर हमें करना था सॉल्यूशन करके, और इसका आंसर हमारा है 80,000। 10% है तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। 80,000 का 10% 8,000, उसमें से माइनस करते हैं दैट इज 72। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसको इजीली कर सकते थे, नहीं तो हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के तरीके हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इसमें हमें क्रॉस प्रॉफिट ऑफ विशाल लिमिटेड को कंप्यूट करना था। स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है 10 टाइम्स, एवरेज स्टॉक भी गिवन था 8,000 और सेलिंग प्राइस था 20% अबव कॉस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 16,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, परचेज ऑफ फर्नीचर गिवन था 10 लाख, और इसको गलती से जो है परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया गया था, जबकि इसको फर्नीचर के अंदर डेबिट किया जाना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट के अंदर। तो ये कौन से टाइप की मिस्टेक थी या एरर का केस था, वो कौन सा था, इसको हमें बताना था। दैट इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि हमने यहाँ पर रिवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। 17 में क्या था, न्यू मशीनरी परचेज की गई है 1 लाख की, फ्राइट गिवन है, मतलब इसका भाड़ा है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को कहाँ पर डेबिट किया जाना था। तो इसका आंसर हमारा आना था डी, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के अंदर ही इंस्टॉलेशन और फ्राइट चार्जेस इंक्लूड होने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन है, और रेशियो गिवन थी 5:2 में दो पार्टनर्स जो थे वो शेयर करते थे अपना प्रॉफिट। उन्होंने एक नए पार्टनर को लेकर के आए हैं 1/3 इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बतानी थी, और इसका आंसर हमारा आ रहा था 10:4:7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, YSS लिमिटेड थे, फॉरफिटेड शेयर 200 शेयर उसके फॉरफिट किए गए थे, 10 का ईच था, और 6 जो थे उसके पहले से पेड हो चुके थे। आउट ऑफ दीज 100 शेयर आर री इशूड, मतलब 200 में से 100 शेयर री इशू कर दिए गए एट द प्राइस
5.50 पे एंड द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कौन कितनी अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की जाएगी एंड दिस इज़ ₹150, 50 रुपीज़ यहाँ से और 100 के जो शेयर बाकी हैं वो, तो ₹150 कैपिटल रिजर्व के अंदर शेयर किए जाएंगे और 150 का ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन नंबर 72 डी। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कंपल्सरी वाइंडिंग अप, इसमें से ये बताना था कौन सा कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए सही नहीं है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन गिवन है ए, इफ़ कंपनी हैज़ पास्ड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर वाउंड अप बाय कोर्ट, अगर कंपनी ने अदालत द्वारा समापन के लिए सामान्य प्रस्ताव पारित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने इसको पारित किया है तो ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए बाय कोर्ट के लिए नहीं आ जाती है, तो ए इसका आंसर गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, ये भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और इसके अंदर ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 50,000 के, नेट सेल है 5 लाख की। तो इसमें हमें बताना था ऑपरेटिंग रेशियो क्या आएगी, तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी 80%। असर्शन रीजन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, असर्शन है द फ्लो ऑफ फंड्स occur when a transaction charge on the one hand are related to non-current account and the other hand the current account and vice versa। मतलब इसमें क्या है कि जो फंड का फ्लो हो रहा है एक साइड तो वो करंट असेट्स की साइड है और द अदर करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटी मतलब करंट साइड में है एंड द जो नेक्स्ट जो सेकेंड है उसकी एंट्री वो नॉन करंट अकाउंट में है। और रीज़न गिवन है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश इज़ फ्लो ऑफ फंड। परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, वो कैश मतलब परचेज ऑफ मशीनरी में दो चीज़ें होगी, मशीनरी हमारी क्या है नॉन करंट है और कैश का जो फ्लो हुआ है इसकी वजह से वो करंट है। तो हमारा आंसर आया इसका ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 का ए। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग या फिर परिचालन गतिविधि नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन है इसका सी करेक्ट है। कैश रिसीप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स की, फिक्स एसेट्स हमने सेल करी हैं और उसकी वजह से जो कैश रिसीव हो रही है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4,50,000। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी थी सेल, प्रॉफिट का टारगेट गिवन था 4,50,000, फिक्स एक्सपेंसेस थे और पीवी रेशियो गिवन थी 25% की। तो इसका आंसर रहा है 21,60,000, ऑप्शन नंबर डी 77 डी। 78 है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था। इफ बजटेड आउटपुट इज 80,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 4 लाख, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं पर यूनिट गिवन है 5, सेलिंग एक्सपेंसेस भी पर यूनिट गिवन है 10। तो 78 का क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा बी 4 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट 4 लाख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 79, व्हाट इज़ द करंट परचेजिंग पावर मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर मेथड्स होते हैं, करंट परचेजिंग पावर मेथड जो है वो क्या हमें मतलब क्या है वो इन्फ्लेशन के अंदर। तो 79 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहता है। इसके अंदर क्या है कि जितने भी हमारी फाइनेंशियल वैल्यूज़ हैं उनको करंट परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली जो अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली उनको कन्वर्ट किया जाए, देन उसकी अकाउंटिंग की जाए। तो ऑप्शन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू प्लेस अ वैल्यू ऑन, या मानव संसाधन लेखांकन किस पर मूल्य रखने का प्रयास करता है। तो वो कंप्लीट वर्कफोर्स, द वोल वर्कफोर्स या फिर संपूर्ण कार्यबल पर अकाउंटिंग अटेम्प्ट करने की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 ये हमारे मैथमेटिकल था और इसका आंसर रहा है सी 15। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर 15, ऑप्शन नंबर सी।
82 इन इफ़ 1 क्यूबिक, ये भी हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, क्यूब्स के रिलेटेड था, तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर रहा था बी। 82 का हमारा आंसर गिवन है सी 580 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 भी हमारा मैथ से रिलेटेड ही था। इन अप्लाइंग ऑफ एडमिशन ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर बहुत अलग अलग स्ट्रीम के गिवन थे। 1/13 पोर्शन, इंजीनियरिंग का 1/9, बिजनेस स्टडीज़ का 1/5, और इसके अकॉर्डिंगली हमें मैथ का क्वेश्चन ये जो है सोल्व करना था। और 83 का आंसर हमारे पास गिवन है बी 16। तो इंजीनियर यहाँ पर ये उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना था, हमारे पास ये इस तरीके से गिवन थे, इसको रेशियो के अकॉर्डिंगली या फिर इसके अकॉर्डिंगली हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 था हमारा टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से मैथ्स का क्वेश्चन। तो इसमें टैंक फिल थे, टैप ए है 30 मिनट में करता है, टैप बी 45 मिनट्स में, बोथ को ओपन किया गया 6 मिनट के लिए, देन टैप बी को टर्न ऑफ कर दिया गया। कंप्लीट कितने में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो 84 का आंसर हमारे पास आता है 20 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए। 85 का है नेक्स्ट भी हमारा मैथ्स का क्वेश्चन था। इसमें भी यही था, क्यूबोडियल एक बॉक्स गिवन था, क्यूब के 4 सेंटीमीटर के साइड्स रिमूव करने थे फ्रॉम ईच कॉर्नर, और इसका आंसर हमें बताना था। तो आंसर इज़ 26, 2/3%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 एंड 87 बोथ आर फ्रॉम रीजनिंग, और इसमें हमारा 86 का था। 86 का हमारा ये हमारे पास गिवन थे, सेलुलिज्म के क्वेश्चंस थे, और उसके बेसिस पर हमें इन ऑप्शन में से बताना था कि कौन सा जो है मोर सूटेबल रहेगा। तो 86 का आंसर है हमारे पास सी, ए डी एफ। तो ए डी और एफ हमें ये सबको ड्रॉ करके या फिर जो हमारा अलग मेथड है सबका, उसके अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व करना था, और इसका 86 का आंसर आ रहा है सी। 87 का हमारा आंसर गया है, दैट इज़ डी, ए सी एफ। तो ए सी एंड एफ, ऑप्शन नंबर डी ऑफ 87 क्वेश्चन। नेक्स्ट 88 to 90 क्वेश्चंस थे। 88 to 90 में भी हमें क्या थे, हमारे पास वही 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी, 1 and 2, और जो सही है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना था। इसमें हमें ये भी बताना था कि 2 स्टेटमेंट हैं, उन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। 88 का हमारा आंसर आया है सी। ठीक है, 88 का सी है। सी क्या कहता है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मोर प्रॉफिटेबल फॉर क्यू, यहाँ पर हमारे मैथ्स की ट्रिक लगनी थी। आर इज सोल्ड एट अ प्राइस 4 times देन क्यू, देन जो है यूनिट क्यू की 2 रिक्वायर हैं ऑफ लेबर, और आर के लिए 5 यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड हैं। तो कौन सा बेटर है, अगर वो हमें इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट से आ रहा है तो हमारा आंसर बनता है 88 का सी। नेक्स्ट है 89th का आंसर आया है ए, और ए क्या कहता है, ए का है कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 से ही हमारा सोल्व हो सकता है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर ऑफ एक्स। तो प्राइम नंबर ऑफ एक्स को हम सिर्फ स्टेटमेंट 1 से शो कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास ए। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हमारे पास 3 ये दे रखा था, अनइक्वल कोटेशन दे रखी हैं, एवरेज दे रखा था उनका, एक लोअर कोटेशन और 1 ऑफ द कोटेशन गिवन थी, क्या वो एक्सीड कर पाएंगी 119 थे। तो इसका आंसर भी हमारा गिवन है ए, मतलब ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 से हम इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है 91 हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नाडा। तो ये हमारे हरियाणा जीके का क्वेश्चन था, और इसका आंसर रहेगा डी 1 2 3 ऑल आर ट्रू। जैसे इसमें फर्स्ट था कि ये घग्गर से 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पंचकुला के अंदर है, तो नाडा साहिब कहाँ पर है, 2 किलोमीटर
पंचकुला में घग्गर से उस तरफ है। देर इज़ अ फेमस गुरुद्वारा हेयर, मतलब यहाँ पर गुरुद्वारा है नेम्ड आफ्टर नाडू शाह। और गुरु गोविंद सिंह जी इज कैंप्ड एट दिस प्लेस विद हिज आर्मी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर अपने कैंप लगाया था। तो इसके आंसर बना है हमारे पास डी 1, 2, 3 एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 91 टी। 92 था मैच करने का था, ये भी हमारे हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ रखा था। तो इसमें मैच करना था, हमारा आंसर इसमें बन रहा है सी। टॉम्ब ऑफ राजा खेतरी की समाधि कहाँ है? लोहारू के अंदर। और समाधि ऑफ मुंगीपा कहाँ है? तोशाम के अंदर। नेक्स्ट है समाधि ऑफ बाबा शामी दयाल की समाधि कहाँ है? वो है चरखी दादरी के अंदर। और लास्ट है समाधि ऑफ टोडर सिंह की समाधि कहाँ है? वो है भिवानी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट है 93, ये भी हरियाणा जीके का है। इसमें पूछा गया है कि महाभारत के प्रख्यात नामक युधिष्ठिर द्वारा कौन सा नगर जो है बसाया गया था? और इसका आंसर इन्होंने दिया है डी, कैथल। नेक्स्ट था पैराग्राफ था हमारा 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड, हरियाणा जीके का ही क्वेश्चन था। इसको आप अपना स्टडी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक पूरी एक स्टोरी दी गई थी दिल्ली के रिलेटेड, उसमें ये बताना था कि ये कौन से राजा से रिलेटेड रही थी। तो ये हमें इस अगर स्टोरी का आंसर हमें स्टोरी को हमने अगर पढ़ा हुआ है तो हम इसका आंसर कर सकते थे। तो ये हमारा आंसर था इसका डी, राजा स्वरूप सिंह ऑफ जींद। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 94। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में है ऑन हुज एडवाइस कोसली टाउन ऑफ हरियाणा वाज फाउंडेड बाय कौशल सिंह। कौशल सिंह ने किसकी सलाह पर हरियाणा का कोसली नगर बसाया था? तो ये है बी ऑप्शन, संत की सलाह से। तो संत की सलाह से कौशल सिंह ने कोसली नगर बसाया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे थे 5 क्वेश्चन, ये पैराग्राफ से रिलेटेड थे। तो ये पैराग्राफ जो है कंप्लीट इंग्लिश की टेस्टिंग के लिए था और हम सिर्फ इसके जो है आंसर्स कर रहे हैं अभी। 96 का ऑप्शन है बी। ये हमारे कंप्लीट जो है ये गिवन थे, इनमें से कौन से हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली जा रही थी वो हमें बताना था। तो इसका हमारा है ओनली 3, 96 आंसर इज ऑन बी। नेक्स्ट है 97 का आंसर रहेगा हमारे पास सी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है 98 का आंसर है हमारे पास ए, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है 99 का है सी, 1 एंड 3। नेक्स्ट है 100 और 100 में आंसर है डी, 1, 3 एंड 5। तो ये था कंप्लीट HPSC का स्क्रीनिंग जो एक तरीके से प्री के लिए लिया जा रहा था। ठीक है, तो प्री के लिए अब हमारा इसमें से जिनके मार्क्स ठीक रहते हैं 4 टाइम्स जो करके इनको बुलाया जाएगा हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो सब्जेक्ट की नॉलेज के रिलेटेड रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अपने मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए अपने उसी के अकॉर्डिंगली ही मार्क्स कैलकुलेट करें, क्योंकि इसमें ऑप्शन ई भी गिवन था, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तो वो एक ऑप्शन यहाँ पर गिवन था। ठीक है, आप अपने अपने मार्क्स करके कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।